Perhaps Parliament House is also another place which is related to trauma. The British, the Muslims built major structures where mass traumas of Hindus took place. I'm not saying, but I've heard it from people, is that when they were killed, their skulls were put together. It was done at the space where Parliament House stands today right now. The British built it over there. The fear that percolated down in the Hindus, because of which they did not build up large temples, is what is at the core of transgenerational trauma. ये transgenerational trauma के core में है. There was a farman that the peak of a temple, that the top of a temple should not be seen for more than 100 meters. Are you aware of that? आप में से किसी ने यहाँ पे बट मज़ार का नाम सुना है? वहाँ न तो कोई कश्मीरी मुस्लिम जाता है, न कोई जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स को ले जाया जाता था एंड दे वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट ओवर देयर एंड देन ब्रॉट बैक टू द मेनलैंड, कि हम तो साथ साथ रहते थे, तो फिर ये कैसे हो गया? और जहाँ भी कम्युनिटीज़ के बीच में राइट्स होती हैं, वहाँ पे देयर इज अ एग्जिस्टिंग फियर फॉर डिकेड्स, फॉर सेंचुरी। ये पंजाब में एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा क्यों है? 2014 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया, राइट? तो इससे जो है आप देखेंगे कि आज ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी भी जो है एक पास्ट के बारे में जानने में वो क्यूरियोसिटी रखता है, वो दिलचस्पी रखता है। 2 हफ्ते पहले आज तक का जो है 2 दिन का नेशनल सेमिनार था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, आई अटेंडेड इट, राइट? उसमें जो है हमारे काफ़ी बीजेपी से मिनिस्टर्स आए हुए थे। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं नोट कर रहा था कि वो कौन सा वर्ड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। राजनाथ जी थे, उन्होंने स्लेवरी माइंडसेट का उल्लेख किया 3 बार। उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर आए, उसके बाद बाकी मिनिस्टर्स आए, सब ने स्लेवरी माइंडसेट, हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमको अपनी कॉलोनियल थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, उसके बारे में जो है सबसे ज़्यादा दैट वाज द मोस्ट वर्ड यूज्ड, ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द हिस्ट्री दैट हैज़ बीन हिडन। और पूरे विश्व में जहाँ पे भी हिस्ट्री बदली है उसको हिस्टोरियंस ने नहीं बदला है, उसको ऑर्डिनरी लोगों ने, आपके, मैंने, आपके जैसे, मेरे जैसे लोगों ने बदला है, बिकॉज वी नो दैट वी हैव बीन लाइड। ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा, बहुत पहले मैंने नॉयपॉल साहब का एक उपन्यास वुंडेड सिविलाइजेशन पढ़ा था और उसमें ये बात कुछ समझ में आई कि भारत जो है एक घायल सभ्यता है। और उसके बाद अभी हाल में 2-1 वर्षों पहले मैंने डॉक्टर मित्रा को सुना, यूट्यूब पे सुना, और ये जब ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा की बात किए तो मुझे उसके साथ एक कनेक्शन बैठा जो नॉयपॉल साहब ने कहा था। और मेरा अपना भी मानना ये रहा है, जो मेरा 35 साल का अनुभव है, कि हमारे में कोई ऐसा विकार तो ज़रूर है जो हम मुंह के सामने एक तरह की बात, पीछे से दूसरी तरह की बात, और बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की विकृतियां हमारे स्वभाव में, भारतीय स्वभाव में आई हैं, खास करके पढ़े लिखे वर्ग में। मैं अभी भी मानता हूं कि हमारा जो साधारण है वो काफ़ी हद तक अभी तक इन सब बीमारियों से अछूता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसमें ये बीमारी ज़्यादा है। तो मैं इसी आशय से मित्रा साहब को मैंने अनुरोध किया कि वो आएँ और हमारे बीच में अपनी बात रखें। मेरा उनसे ये आग्रह रहेगा कि पहले तो वो इस बात को समझाएं एक मनोवैज्ञानिक के रूप से कि ये ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा होता क्या है। ट्रॉमा तो हम सब समझते हैं, हमारे सबके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा होता है जो हमें परेशान करता है, सिर्फ उस समय नहीं पर उसके बाद भी उसका घाव हमारे अंदर रहता है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये कैसे ट्रांसमिट होता है और उसके वो क्या चीज़ है जिसकी ये बात करते हैं, और ये इनको ये भारत में कहाँ और कैसे दिखाई देता है, और
इसके इससे उबरने के, इससे हील होने के क्या उपाय इनको समझ में आते हैं। मुझे लगता है इस पे ये प्रकाश डालेंगे तो हम सब उससे लाभान्वित होंगे। ये गोष्ठियां जो हम करते हैं, मैं एक बात और साफ कर दूं, ये सिर्फ समझने के तौर पे होती है कि किसी ने, जो हमें लगता है कि किसी ने कुछ ऐसा काम किया है जो महत्वपूर्ण है, वो उसको समझा जाए, जिसने किया है उसने किस अर्थों से, किस आशय से, किस समझ से किया है, उसको समझा जाए। इस पर टिप्पणी करना मैं बेमानी मानता हूं कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया या वो क्यों नहीं किया। जो किया उसे हमको समझना है, इसी आशय से ये गोष्ठी की जा रही है। तो अब मैं ये मंच डॉक्टर मित्रा को देता हूं और उसके पूर्व उनसे ये अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें और कुछ समय इसके लिए रखें कि लोग अपने प्रश्न या टिप्पणियां कर सकें। आप सभी को नमस्कार। और आप एक हॉलीडे पे मुझे सुनने आए हैं, जो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज मैं आपके सामने, जैसा पवन जी ने बताया, ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा के बारे में, या उसको इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा भी कहा जाता है, और वो हमारे भारत के बारे में कैसे लागू होती हैं उसके बारे में शेयर करूंगा। ट्रॉमा जो है उसका एक पॉलिटिकल एंगल होता है, राइट। ट्रॉमा से हम पहले तो मैं ये बताऊंगा क्योंकि वो क्या होता है और वो जो है वो पॉलिटिकल क्यों होता है, राइट। जैसे आज हम दिल्ली से देहरादून आ रहे थे, अचानक हमारे सामने से एक गाड़ी आ गई फुल स्पीड पे, राइट। नॉर्मल है, हम सारे ही इसके वो हैं, लेकिन अगर वो गाड़ी हमें आके टकराती, दैट वुड हैव बीन अ ट्रॉमा, एन ओवरवेलमिंग इवेंट। मेरे एक मित्र थे, जर्मनी से आए हुए थे, जिनको मैं एयरपोर्ट से लेके आ रहा था। ऐसी सामने से जो है गाड़ी आ गई, वो लिटरली गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर निकल गए, क्योंकि ये उनके लिए संभव करना वो नहीं था। मैंने उनको बताया, मैंने कहा इंडिया में ये रोज होता है, आप फिक्र मत कीजिए। तो उसके बाद वो बैठे रहे और कुछ दिनों बाद जो है वो इससे आदी भी हो गए, राइट। तो जो पहला इंसिडेंट था वो ट्रॉमा था, क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उसके बाद जब मैंने उनकी काउंसलिंग की, उनको समझाया कि अगर आपको इंडिया में रहना है तो ये आपको रोज फेस करना पड़ेगा, तो वो ट्रॉमा नहीं रहा, राइट। सो हम इंडियंस जो हैं, वी हैव फेस्ड ट्रॉमा, दैट्स व्हाई प्रोबेबली वी कैन सी व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो वेस्टर्नर्स फेस नहीं कर पाते, राइट। उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम इंडियंस के लिए आसान होता है, राइट। और काफ़ी पॉलिटिशियंस के साथ जो है मुझे डील करना पड़ा है। इलेक्शंस के पहले सारे पॉलिटिशियंस का ये होता है कि भाई पुलिस वालों को, कि भाई देखो कोई सेक्सुअल असॉल्ट, रेप ना हो, कोई मर्डर ना हो, राइट, क्योंकि वो जो सत्ता है वो निकल जाएगी हाथ से, राइट। ओके, कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहता कि इलेक्शन के पहले कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो, राइट। मोदी से लेकर राहुल गांधी जी कोई नहीं चाहेंगे, वो सारे चाहेंगे कि इसके पहले जो है वो इवेंट जो है नॉर्मल हो। तो ट्रॉमा पॉलिटिकल होता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर की जो कमजोरियां होती हैं उसको सामने लाती है, वो समाज की कमजोरियों को सामने लाती है। एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो समाज की कमजोरियों को सामने लाएगी। उस दिन का अखबार आप लेके पढ़िए, समाज किस तरफ जा रहा है। हमारे यूथ जो है उनको शिक्षा होनी चाहिए। इट्स अ मिरर फॉर अस, इट्स अ मिरर फॉर आवर सोसाइटी। ट्रॉमा के बारे में जो है बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं। एक बार मैं पुलिस ऑफिसर्स का लेक्चर ले रहा था, सीनियर ऑफिसर्स थे सारे। तो मैंने उनसे पूछा, सर बताइए कि आप लोगों ने तो काफ़ी सदमा के साथ डील किया हुआ है, सदमा क्या होता है? तो एक सीनियर एसीपी थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ, जब कोई लड़की दहाड़ मार के रोती है तो उसे सदमा कहते हैं। तो मैंने कहा कि आपने क्या इस डेफिनेशन के साथ अपना सारा करियर गुजारा है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा देखिए, ट्रॉमा इज नॉट वेयर समवन स्क्रीम्स एंड शाउट्स। आप फिल्मों में देखेंगे कि अगर किसी को सदमा में दिखाया जाए तो उसे दिखाया जाता है कि वो दहाड़ मार के रोता है। रियल ट्रॉमा इज कंप्लीटली ऑपोजिट।
रियल ट्रॉमा इज टू डू विथ साइलेंस। जिसको सदमा हुआ है वो चुप हो जाते हैं, राइट? क्यों? उसका एक फिजियोलॉजिकल रीजन है, वो ये कि हमारे ब्रेन के अंदर जो जगह स्पीच प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं ब्रोकाज रीजन। ब्रोकाज रीजन, वो रीजन जो है वो ट्रॉमा के अंदर, जब हम ट्रॉमा को रिकॉल करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं दिखाती। तो इसका मतलब है कि हम जब सदमा के बारे में सोचते हैं, या अपने सदमा, लाइफ के सदमा के बारे में जब हम उस पर प्रकाश डालते हैं, तो हमारा जो स्पीच प्रोड्यूस करने का जो है एबिलिटी, वो खत्म हो जाता है। आप अगर देखें, ये अक्सर हमारी हिंदी फिल्मों में भी दिखाया गया है कि जब वो रेप करने आया तो तुम चिल्लाई क्यों नहीं, राइट? वो चिल्लाई नहीं इसलिए क्योंकि वो चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि उसके ब्रेन का पार्ट जो चिल्ला सकता है वो डीएक्टिवेट हो गया। 99% जब लोग ऐसे फेस करते हैं सिचुएशन को, तो उनका जो ये फिजियोलॉजिकली एक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, जो हमें साइलेंट कर देता है। So that's why it is called that the language of trauma is silence, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। The language of trauma is not screaming and shouting। और ये जो है यूएस कोर्ट रूम से लेकर इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक ये आज जजमेंट्स आए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इफ अ गर्ल डज नॉट स्क्रीम ड्यूरिंग रेप डज नॉट मीन दैट शी वॉज कंसेंटिंग। ये आपको शायद आपने देखा होगा। वो सॉरी वो इसकी वजह से आया है कि ड्यूरिंग ट्रॉमा this part of our brain gets deactivated. Yeah, thanks. So what is psychological trauma? Psychological trauma is an overwhelming event that destroys our sense of security, vitality, trust and safety. हमारा जो ट्रस्ट होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसको हमेशा के लिए ले लेता है, राइट? जो हमारी सेंस ऑफ एक वाइटलिटी होती है वो ट्रॉमा स्नैच कर लेती है, राइट? सो अगर आप ये देखेंगे, जैसे जो वॉर से वापस आते हैं, राइट, उनकी जो सेंस ऑफ वाइटलिटी होती है वो चली गई है। मैं एक बार एक आर्मी कमांडर्स जो है उनकी टॉक ले रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, ये इंडियन आर्मी कमांडर्स थे, कि आप में से जब घर जाते हैं तो आपको सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? तो वो कहते हैं कि एक कमांडर ने उठ के कहा कि एक टायर फटा था बाहर, मैं अपनी बंदूक लेके जो है विंडो पे चला गया, मैंने सोचा एनिमी आ गई है, राइट? दैट्स ट्रॉमा, बिकॉज इट इज रिप्लेइंग दिस अगेन एंड अगेन इन योर हेड, राइट? सो हमारी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है वो चली जाती है, और हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ एक बार हुआ है वो दोबारा होने वाला है। इट इज ऑलमोस्ट 40 टाइम्स हायर देन नॉर्मल। दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि अगर किसी लड़की के साथ एक बार रेप हुआ है तो द चांस दैट शी विल बी असॉल्टेड अ सेकेंड टाइम इज 40% हायर, राइट? बिकॉज trauma destroys our sense of vitality, the cues that prevent us from danger. जैसे मान लीजिए कि मैं cues के बारे में कहना चाहूँगा कि हम सभी who live a normal life, we are alerted towards danger. लेकिन ट्रॉमा जो होती है, ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट में रहने से या ट्रॉमा को फेस करने से, वो क्यूज को पकड़ने की, वो क्यूज को पिकअप करने की क्षमता जो है वो हमारी चली जाती है। दैट्स वाई जब डेंजर आता है हम उसको पिकअप नहीं कर सकते। जैसे किसी ड्राइवर के साथ अगर मान लीजिए एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, द चांस दैट ही विल हैव अ सेकंड सीरियस एक्सीडेंट विद इन 2 years इज 40% हायर, राइट? That's why, because the cues are gone from the brain. So trauma affects our brain, right? तो इससे जो है मैं भी इंडिविजुअल ट्रॉमा के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जाऊंगा कि कलेक्टिव ट्रॉमा पे, नेशनल ट्रॉमा पे वो कैसे हमको जो है इफेक्ट वो करता है। ओके, सो ट्रॉमा जो है वो सिर्फ गुजरने से ही जो है नहीं होता, जो उसको देखते हैं, ट्रॉमा को विटनेस करते हैं, उससे भी होता है, राइट? जैसे मान लीजिए कि
पुलिस रोड पे एक आदमी को पीट रही है, मैं पुलिस का एग्जांपल देता हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन है, हम लोग सारे उसको खड़े होकर देखते हैं। आउट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग इट, almost 10 to 15 people will be affected or traumatized by that thing, right? This is called the circle of influence. तो ट्रॉमा जो है वो सिर्फ एक आदमी को नहीं, जब एक के साथ होता है तो वो एक लार्ज ग्रुप को भी अफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई टेररिज्म इज सो सक्सेसफुल। एक टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो सैकड़ों हजारों लोगों को अफेक्ट इसलिए करती है बिकॉज पीपल गेट अफेक्टेड बाय दैट। सो विटनेसिंग ट्रॉमा इज ऑल्सो इक्वली पेनफुल। जो मैन मेड ट्रॉमा होता है वो ज्यादा पेनफुल होता है। जैसे मान लीजिए जैसे सुनामी आई, वो इतनी ट्रॉमेटिक नहीं होगी जितनी की एक राइट होगी। मैंने कश्मीरी पंडित्स के साथ काफी काम किया है 10 साल तक। उनमें जो है एक सवाल जो अक्सर वो मुझे कहते थे कि हम तो साथ साथ रहते थे, तो फिर ये कैसे हो गया, राइट? तो फिर मैं उनको कहता था आप साथ साथ रहते थे, लेकिन आप एक बात बताइए कि आप लोग कश्मीरी मुस्लिम से डरते थे? नहीं नहीं, हम एक दूसरे को खीर भेजते थे, वो भेजते थे। नहीं नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खीर भेजने का मतलब ये नहीं कि आप डरते नहीं थे, राइट? आप बताइए कि आप डरते थे। अगर सामने से कश्मीरी मुस्लिम आता है, क्या आप अपना रूट चेंज कर लेंगे? हाँ मैंने किया है, राइट? ओके। मेरे घर के सामने एसबीआई का बैंक था, वहां पे किसी ने लिख दिया पाकिस्तान बैंक ऑफ इंडिया, मैंने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आप डरते थे? हाँ डरता था, राइट? ओके। सो दैट फियर एग्जिस्टेड। और जहां भी कम्युनिटीज के बीच में राइट्स होती हैं, वहां पे देर इज अ एग्जिस्टिंग फियर फॉर डिकेड्स, फॉर सेंचुरीज। दैट इज कलेक्टिव ट्रॉमा। आई विल कम टू दैट स्लोली। विश्व में अलग अलग जगह पे जैसे सारा ये वो हो गया या बाकी जहां भी राइट्स हुए हैं, द फियर, द ट्रॉमा हैज द फियर हैज एग्जिस्टेड फॉर डिकेड्स, ऑफन सेंचुरीज। कश्मीर में जैसे जो कश्मीरी पंडित्स का डर था वो सदियों से था, राइट? ओके। और ये बातें आपको ऑर्डिनरी कन्वर्सेशंस में सुनने को नहीं मिलेंगी, राइट? मैंने भी सुना, एक आपको उदाहरण देता हूं। आप में से किसी ने यहाँ पे बट मजार का नाम सुना है? बट मजार डल लेक के ऊपर आइलैंड है, राइट? कोई जो है कश्मीरी पंडित उसके बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कश्मीरी पंडित्स को ले जाया जाता था एंड दे वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट ओवर देयर एंड देन ब्रॉट बैक टू द मेनलैंड, राइट? ये मुझे किसने बताया? एक कश्मीरी पंडित ने बताया जो happened to be part of my family, who said that this is what used to be done. मैं कश्मीर कई बार जा चुका हूँ और जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मैंने बोटमैन से, जो हम जा रहे थे डल लेक से, वो मुझे कह रहा था ये वाला आइलैंड साइंस फ्लॉक, ये वाला आइलैंड, वो मोइंग क्लॉक कुछ ऐसा ही नाम है। तो मैंने कहा अच्छा ये उसका नाम क्या होता है? ये सूरज के नाम पे बना है, ये इसके नाम पे बना है, यहाँ जितने भी आइलैंड्स हैं वो सारे नेचर के नाम पे बने हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए बटमजार किसके नाम पे बना है? एकदम चौंक गया, कहता आपको कैसे पता है इसके बारे में? मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप ले जाएंगे मुझे? कहता नहीं जी, कोई कश्मीरी मुस्लिम वहां नहीं जाता। मैंने कहा अच्छा आप दूर से दिखा देंगे मुझे? नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, राइट? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है आपको, आप दिखा तो सकते हैं? कहते नहीं, वहाँ ना तो कोई कश्मीरी मुस्लिम जाता है, ना कोई जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। टोटल डिनायल अबाउट अ रियलिटी दैट एग्जिस्ट इन मिडल ऑफ डल लेक, right? Now look at the irony of it. Dal Lake is also the most tragic place in Indian Indian history, because that was one of the first places where mass conversion of Hindus took place, right? That is the folklore of Kashmir. That is the folklore of Kashmiri Pandits. But it is not talked about. It is cloaked in silence. The language of trauma is silence, right? Okay, why nobody talks about it? I'll give you more examples of how the language of trauma is silence. The oldest temple in Delhi, the large temple, is Birla Mandir, right? When was Birla Mandir built? 1939. Gandhi inaugurated it, right? Now Delhi is a Hindu city, right?
Why no temple older than 1939? There are two temples which are older, but they are very small. One is Yogmaya temple in Mehroli, and the other is Kalkaji temple, very small. But हमारे यहाँ पे शिल्प शास्त्र था और अब भी है. शिल्प शास्त्र जानते हैं, मंदिर बनाने की कला. पूरी पुस्तक है उसके बारे में. अगर शिल्प शास्त्र देखना चाहते हैं, साउथ में देखिए मदुराई का टेम्पल, राइट, ओके, चिदम्बरम का टेम्पल, ह्यूज टेम्पल्स, वो है हमारी एक्चुअल कला. दिल्ली में ऐसा टेम्पल क्यों नहीं है? दिल्ली तो हिंदुओं का शहर था, राइट. मैंने सर्च किया इसको और मैंने आर्काइव्स देखे, मैंने सब जगह पे देखा. मैंने देखा कि पिछले 1000 साल में कोई हिस्ट्री नहीं है दिल्ली में एक भी हिंदू टेम्पल बनाने की. देयर इज नॉट अ सिंगल हिंदू टेम्पल, लार्ज, मैग्निफिसेंट, व्हिच हैज बीन बिल्ट. द what is the oldest, let's take other religions, church. The oldest church in Delhi is in Kashmiri Gate. It was made in 1836, okay, almost 100 and more than 100 years before. Does Delhi have old mosques? Hundreds of them. I can tell you a few, right? And they are huge structures dotting the sky. So there are huge mosques. There are huge gurudwaras even, right? Not so big maybe. There are huge churches. But why did it take as late as 1939 to make a large temple in Delhi? And why? The reason lies in transgenerational trauma. The reason lies in the fact कि दिल्ली में जो है the Hindu population was so scared that they never built a temple for almost 1000 years. Now, the second fact, which is more interesting, why did they build in 1939? They built it in 1939 because the freedom movement was at its peak. There was a strong spirit surge of nationalism that had come in Hindus, right? Birlas took advantage of that and they went ahead and built that temple. I was talking to someone about this in a group of historians. There was massive resistance. नहीं, टेम्पल्स हैं दिल्ली में वगैरह वगैरह. फिर किसी ने मेरे से पूछा कि आप बताइए, आप हिंदू हैं, हिंदूज में इतना डर क्यों था? मैंने कहा ओके, देयर वाज अ फरमान दैट द peak of a temple, that the top of a temple should not be seen for more than 100 meters. Are you aware of that? No. I said okay, it was issued that a temple should not be seen more than this distance. So the temples which were built were very small, right? All temples. Ab dekhiye, this is the same history by and large in whole of North India, right? The fear that percolated down in the Hindus, because of which they did not build up large temples, is what is at the core of transgenerational trauma. ये transgenerational trauma के core में है. Transgenerational trauma, the main feeling is fear that percolates down from generation to generation. Okay? आपको एक तीसरा उदाहरण देता हूँ. हमारे जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, आपने कभी नोट किया है, वो जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो अपने फेस्टिवल्स जो है हमेशा घर के अंदर करते हैं, घर के बाहर नहीं करते. नोट किया है आपने किसी ने? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. अब साउथ में जाइए, वो घर के अंदर नहीं करते हैं, वो बाहर करते हैं, राइट. तो क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, मुझे ये चीज़, लोगों का बिहेवियर सबसे पहले नज़र आता है. मैंने कहा कि जहाँ पे कश्मीर, विच इज़ द सेंटर ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया, सॉरी, वहाँ के लोग अपने त्योहार जो हैं घर के अंदर करते हैं. आई एम मैरिड इन टू अ कश्मीरी फैमिली, आई नो. मैंने कहा कि वो बाहर चलते हैं, नहीं, घर के अंदर करेंगे, राइट. क्यों? ऐसे ही होता है, राइट. ओके, I got used to it. As a son-in-law, I have to survive, so I have to listen. So, but South, I have friends say, तुम लोग festivals पे क्या करते हो? यार बाहर जाते हैं. We go out and do it collectively, right? So why is it that one part of India, the same festivals, similar festivals are being held inside the home, and the other held outside as collective?
Kashmir went through transgenerational trauma, right? More than any other. 90% of its people got converted by force, by allurement, and they had to remain like that. They changed as a result of that. The 10% which remained, they had to think of surviving. So they decided to keep their festivals, their celebrations, all that indoors, right? But the South, they never faced anything like that. So they could go ahead and do their celebrations outside. Transgenerational trauma. Fear makes us shrink. Fear makes us go inside. Transgenerational trauma gets passed through in silence, right? The language of trauma is silence, right? और that is the reason कि जो ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा है उसको उभरने में टाइम लगता है. जैसे अगर हम कश्मीरी पंडित्स का देखें, राइट? कश्मीरी पंडित्स के साथ जो लास्ट एक्सोडस हुआ वो कब हुआ था? 89, 1989, राइट? उसके बारे में उन्होंने बात करना कब शुरू किया? रियली आफ्टर ऑलमोस्ट 25 इयर्स, राइट? ओके. अभी जो है कुछ दिनों पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि ये जो केसेस हैं ये हम चाहते हैं कि इसको आप वो करें, राइट? मैं उसका पार्ट था, मतलब पार्ट था इन द सेंस कि उन्होंने मेरे से एक बार बात किया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इतने दिनों तक आप क्या कर रहे थे, राइट? हमारे सुप्रीम कोर्ट को, एंड आई एम सॉरी इफ आई से समथिंग व्हिच इज, सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 to 2 generations before a society, a community can bring up their topic of transgenerational trauma. मैंने उनको कहा था कि आप आर्मेनियन जेनोसाइड का उदाहरण दीजिए. 20th सेंचुरी में 3 जेनोसाइड्स हुए हैं, जैसा कि आपको पता है. आर्मेनियन जेनोसाइड, जूइश जेनोसाइड और ये वाला रवांडन जेनोसाइड. 3 जेनोसाइड्स हुए हैं. आर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था 1917 में. 1.5 मिलियन लोग जो है वो मारे गए थे. ये पिछले 15-20 सालों में उसको जो है, जो उसके डिसेंडेंट्स हैं जो उस घटना से गुजरे थे, 4-5 बाद जनरेशंस बाद वो उसको रेज कर रहे हैं. वो बिखर गए थे, वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे. उन्होंने उसको इमीडिएटली क्यों नहीं रेज किया? वो इसलिए क्योंकि जो ट्रॉमा होता है, जो सदमा होता है, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो है फैक्टर होता है वो होता है सेफ्टी का, बचाव का. हम अपने को कैसे बचाएं, राइट? जो सदमा से पीड़ित इंडिविजुअल होता है वो जस्टिस का नहीं सोचता. आप पूछे कि आप सोचते होंगे कि जो पीड़ित होगा वो तो सबसे पहले जस्टिस का सोचेगा. नहीं, पीड़ित के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव कैसा करे. जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से भाग के आ रहे थे तो क्या वो जस्टिस का सोच रहे थे? नहीं, वो ये सोच रहे थे कि हम बच के कैसे प्लेन्स तक जाएं, वहां पे कैसे होगा, 2 वक्त की जो है खाना कैसे मिलेगा. ये जब हमारा ब्रेन होता है ना, ये सर्वाइवल मोड पे चला जाता है तो उसको 1 से 2 जनरेशन लगते हैं दोबारा वापस आने में कि मैं सेफ हूं और मैं दोबारा जो है अपना ख्याल रख सकता हूं. तब वो इश्यूज रेज करना शुरू करता है. तो ये मैंने कहा था कि आप उनको बताइए कि उन्होंने कोशिश भी की थी बताने की, लेकिन कोई जो है असर नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे जस्टिस सिस्टम को ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा के बारे में समझना चाहिए. आवर जस्टिस सिस्टम नीड्स टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. अगर आप जूइश ट्रॉमा देखें, 1945 में हॉलोकॉस्ट हुआ था. जूइश ट्रॉमा के बारे में फिल्म्स, जूइश ट्रॉमा के बारे में सिंबल्स आने शुरू हुए आफ्टर 30-40 इयर्स. अमेरिका में हॉलोकॉस्ट म्यूजियम बना 92 में. उसके लिए उनको 20 साल लड़ाई करनी पड़ी. 1945 to 92, 40 इयर्स. 40 इयर्स क्यों लग गए इतने बड़े हॉलोकॉस्ट म्यूजियम को बनाने के लिए? क्योंकि उसके लिए वो पॉपुलेशन रेडी नहीं था, राइट? ओके. तो ट्रॉमा से निकल के, सदमा से निकल के एक कम्युनिटी को बाहर आने में 1 से 2 जनरेशंस लग जाते हैं, राइट? ओके. आज हमारी जो
सिविलाइजेशन है, आज हमारा जो देश है उसी स्टेज से गुजर रहा है, राइट। आज हम भी जो है अपने पुराने सदमे से उभर के बाहर आ रहे हैं और इस इशू को रेस कर रहे हैं, राइट। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ राम जन्मभूमि का, राइट। राम जन्मभूमि इज एन इशू ऑफ ट्रॉमा, ओके। नाउ मेरी इसके बारे में बात हो रही थी। मैंने एक उदाहरण दिया, मैंने कहा कि ओके, ये वो सारा जो क्राउड था वहाँ पे, इट वाज मोस्टली अ लेफ्टिस्ट क्राउड। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग डाकोटा पाइपलाइन के बारे में आप जानते हैं? हाँ, सारे हाथ रेज हो गए इमीडिएटली। मैंने कहा डाकोटा पाइपलाइन क्या था? उन्होंने कहा डाकोटा पाइपलाइन था जिसमें जो नेटिव अमेरिकन थे वो उनका होली स्पॉट था और वहां पे एक रिफाइनरी बनाया जा रहा था। तो वहां जाके उन्होंने जो है वो धरने पे बैठ गए, दे केम टू वायलेंस एंड दे सेड वी विल नॉट लेट द लैंड ऑफ आवर एंसेस्टर्स बी डेसिक्रेटेड, राइट। मैंने कहा ओके, नाउ यू कम टू राम जन्मभूमि। यहाँ पे भी लोग आए, उन्होंने घेर लिया, उन्होंने कहा कि दिस इज आवर सेक्रेड एंड होली स्पॉट, वी वुड नॉट लाइक इट टू वी वुड लाइक इट टू बी चेंज्ड टू द टेम्पल इन विच इट एग्जिस्टेड, प्रूफ इज शोइंग। तो फर्क क्या हुआ? नहीं, ऐसे आप कैसे एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट डन। मैंने कहा नहीं, आप ये बताइए कि फर्क क्या हुआ। जो किसी के लिए सेक्रेड स्पेस है, जो किसी के लिए सेक्रेड स्पॉट है, वो चाहे विश्व में कहीं भी हो, राइट, उसको उस पे अधिकार जो उसके ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं उनका सबसे पहले आता है। अगर वो उसको जाके वहां पे जाके प्रदर्शन करते हैं, वो वहां पे जाके अपना जो है रोष प्रकट करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? तो जो नेटिव अमेरिकन कर रहे हैं वो सही है और जो यहाँ पे हिंदूज कर रहे हैं वो गलत है? हाउ, राइट। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि बोथ आर ग्रीफ रिएक्शंस। जो सदियों से जो है शोक जो एक कम्युनिटी के अंदर जमा हुआ है वो बाहर उमड़ के आ रहा है। वो शोक जो है, वो ट्रॉमा जो है, वो आप दबा नहीं सकते, वो चेंज नहीं हो सकता। दैट इज द नेचर ऑफ ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा। और इंडिया में, भारत में हमारा पूरा देश ही ऐसा है जहां पे अगर आप देखें कि sacred spots are there which have a memory which we call as places for transgenerational trauma, okay. The temples which have been destroyed, the institutions which have been destroyed. आप नालंदा के बारे में सारी जानते होंगे यहाँ पे, okay. आप जानते हैं कि नालंदा में जो है एक recently there is a Muslim doctor over here who goes to Nalanda and treats patients free of cost because he's atoning for the sins of his ancestors, right? He went there, he saw what has been destroyed, and he said, look, this is not what I can go through. I will atone for myself, whether my community accepts it or not, whether my community does something or not, I will go ahead and do it. Transgenerational trauma. मैं आपको नाम दे सकता हूँ उनका, राइट, I'll send it to you. मेरे फ्रेंड हैं मिस्टर के मोहम्मद, आप शायद जानते होंगे, आर्कियोलॉजिस्ट। ये उनके बहुत क्लोज मित्र हैं। ये उन्होंने मुझे बताया था, तो उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट यू टू नो दैट देर आर पीपल हु थिंक डिफरेंटली एंड ही इज समवन हु इज डूइंग सो राइट नाउ। जो इंडिविजुअल ट्रॉमा और जो एक कलेक्टिव ट्रॉमा होता है, नेशनल ट्रॉमा होता है, उस पे अभी जो है साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो है वो उस पर प्रकाश डाल रहे हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, राइट, ओके। अभी जो है आप देखेंगे ब्रिटेन में देयर इज अ डीप इंटरेस्ट अबाउट colonialism and what we have done wrong, right? In fact, last time when the British Prime Minister came, he almost went to Jallianwala Bagh and apologized for that because he felt that it is high time, Boris Johnson I'm talking about, he couldn't do it. So मेरे एक फ्रेंड है पंडित शर्मा,
वो मुझे बता रहे थे कि he was ready to do it because he feels if he does not do it now, then the time may be gone, right? Okay. So Britain is going through a phase where they are going through that, right? America में they are going through transgenerational trauma. They are going through the history of slavery and how slavery has affected. मैं इसके बारे में एक लेक्चर दे रहा था, तो मुझे किसी ने बोला कि ये एक बात बताइए, ये इंडिया में ये कैसे, मतलब आप इसको अप्लाई करते हैं? मैंने कहा इट वाज अ मीटिंग फॉर जजेस, मैं नेशनल जुडिशियल एकेडमी में लेक्चर दे रहा था। मैंने कहा कि मैंने वन ऑफ द वैल्यूज दैट पोस्ट ट्रॉमेटिक सोसाइटीज डू नॉट हैव, उनके पास नहीं होता, इज वैल्यू फॉर जस्टिस। उन्होंने कहा हाँ दैट्स राइट, ये आपने बताया था। मैंने कहा कि आप मुझे बताएंगे कि अभी इंडियन कोर्ट्स के सामने कितने केसेस जो हैं बाकी हैं? तो उन्होंने कहा ये उसका इसके साथ, मैंने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ, it will take us 350 years to finish the cases. The cases go up to almost 1 billion. Why? Because as a society we have not developed the value of going after justice, going after truth. And that is something I hold you as judges responsible for. Don't give me the reason that you have too many cases or you have too many things. You simply are delaying it because you have no value for truth or justice. That is the way we are being affected in the present by transgenerational trauma. जो values, एक केस को आप लीजिए, और मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ काफी काम किया हुआ है। एक केस जो एवरेज में इन यूएस गेट्स अराउंड 6 months to finish, it takes us almost 5 to 6 years to finish. Why? The reason is transgenerational trauma. We do not have the value for truth. We do not have the value for going for justice, right? Okay. The day we understand that, we will know that we can solve problems much faster. I would say there is a positive hope, a ray of change. 2 हफ्ते पहले आज तक का जो है 2 दिन का नेशनल सेमिनार था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, आई अटेंडेड इट, राइट? उसमें जो है हमारे काफ़ी बीजेपी से मिनिस्टर्स आए हुए थे, और तो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं नोट कर रहा था कि वो कौन सा वर्ड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखने वाला हूँ वेरी सून। तो वो कौन सा वर्ड, जो वर्ड उन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया, स्लेवरी माइंडसेट। वी हैव टू गेट आउट ऑफ आवर स्लेवरी माइंडसेट। राजनाथ जी थे, उन्होंने स्लेवरी माइंडसेट का उल्लेख किया 3 बार। उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर आए, उसके बाद बाकी मिनिस्टर्स आए, सब ने स्लेवरी माइंडसेट, हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमको अपनी कॉलोनियल थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, उसके बारे में जो है सबसे ज़्यादा दैट वाज द मोस्ट वर्ड यूज्ड। सो देयर इज होप, राइट? वहाँ पे कांग्रेस के भी मिनिस्टर्स थे, मैं ये नहीं बताऊंगा उन्होंने कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया, आप खुद गेस करके वो कर लीजिए, मैं कंपैरिजन करके मुश्किल में नहीं आना चाहता। कुछ दिन पहले मेरे से एक मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, वो पूछ रहे थे कि यार एक बात बताओ, ये पंजाब में एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा क्यों है? क्या ये तुम्हारी जो ये ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा है ये उसको एक्सप्लेन कर सकती है? मैंने कहा यस, दैट्स वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस व्हाई द रेट ऑफ एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म इन पंजाब मे बी सो हाई, राइट? मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप देखिए कि societies which have a very high rate of trauma, they also have a very high rate of addiction. तो इंडिया में बाकी जगह एडिक्शन का इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि पंजाब में, राइट? वन रीजन व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन may be so high in Punjab is because of the transgenerational trauma faced by the people and not dealt with it. ये कारण जो है ये हमको देखना पड़ेगा कि why it is that some parts of India are so violent, Kashmir, Punjab, they can be explained as
resulting from the transgenerational trauma that has not been resolved for many years. Perhaps Parliament House is also another place which is related to trauma. The British, the Muslims built major structures where mass traumas of Hindus took place. I'm not saying, but I've heard it from people, is that when they were killed, their skulls were put together. It was done at the space where Parliament House stands today, right now. The British built it over there. And I believe that one of the reasons why the new Parliament House, the place where it is being built, it will change some of the associations and traumatic memories associated with that place. It is soon perhaps going to come out, which you may read and get to know, right? Okay. This was told to me by why it is being built, because it is small, no doubt. We have many members coming up in new parliament, the new constituencies that are being made. It is old, right? But perhaps the major reason why it is being changed is because it is a spot for a traumatic memory for our whole population. मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रेजेंट समाज है, जो प्रेजेंट सोसाइटी है, there is a great deal of interest in going back to the past. आपने देखा होगा, फेसबुक खोलिए, कोई कम से कम 4-5 आर्टिकल्स हिस्ट्री के निकल आएंगे, राइट? और जो हिस्ट्री के वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं वो हिस्टोरियंस नहीं है, दे आर ऑल ले पीपल. कर्नल जीडी बख्शी, ब्रिगेडियर जीडी बख्शी, या जो आपके पहले यहाँ आए थे अनुज धर, या जो आप, दे आर ऑल ले पीपल ट्राइंग टू bring out the history that has been hidden. और पूरे विश्व में जहाँ पे भी हिस्ट्री बदली है उसको हिस्टोरियंस ने नहीं बदला है, उसको ऑर्डिनरी लोगों ने, मैंने, आपके जैसे, मेरे जैसे लोगों ने बदला है. बिकॉज वी नो दैट वी हैव बीन लाइड टू. हमसे झूठ बोला गया है, हमसे ठीक नहीं बताया गया. तो हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी एक दिन आती है कि हमको इतने झूठ क्यों बोले गए, राइट? 2014 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया, राइट? उस पॉलिटिकल चेंज को, जिसको हम कहते हैं चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन द कंट्री, उससे ये हुआ कि जो लोगों में एक सच जानने की भावना कि सच क्या है और वो कैसे जो है हम सामने ला सकते हैं, वो सामने जो है वो आना शुरू हुआ और वो चल रहा है. और ये बहुत ज़रूरी है कि वी टेक इट टू द फिनिश, राइट? तो इससे जो है आप देखेंगे कि आज ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी भी जो है एक पास्ट के बारे में जानने में वो क्यूरियोसिटी रखता है, वो दिलचस्पी रखता है. ये कहाँ से आया? ये इसलिए आया बिकॉज देयर इज़ अ चेंज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, देयर इज़ अ मैसिव चेंज. कभी भी किसी समाज में जब कोई बहुत बड़ा उथल पुथल आता है, इस तरह का चेंज आता है. अमेरिका में ये कब आया? 9/11 के बाद, जब ट्विन टावर्स को अटैक हुए, टावर्स गिर गए, उसके बाद देयर वाज अ मैसिव चेंज इन पीपल वांटिंग टू अंडरस्टैंड देयर हिस्ट्री अगेन. यूएसएसआर में कब आया? यूएसएसआर में आया 1989 में, जब यूएसएसआर गिर गया, जब वो फ्रैगमेंट्स में हो गया. आपको पता है या नहीं, लेकिन 2 साल तक यूएसएसआर में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया गया था, बिकॉज they had to reinvent and do it because they realized कि जो भी पढ़ाया है वो सारा गलत है. तो ये जब कोई समाज में कोई बहुत बड़ा उथल पुथल आता है तो हम एक नए सत्य की तरफ, एक नए खोज की तरफ चलते हैं, जो आज हमारा समाज जो है वो चल पड़ा है, राइट? So my last point, and after that we can have question answers, is that we need to develop a national discourse around trauma, right? Okay. When I say a national discourse around trauma, जो है वो इसलिए हमको डेवलप करना है क्योंकि we need it for healing and reconciliation, right? अक्सर ये बताया जाता है कि अगर हम ट्रॉमा को सामने लाएं, उसको डिस्कस करें, तो उससे जो है समाज में वायलेंस बढ़ता है. नहीं, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो Jews and Germans, they sat together, they had dialogue,
they discussed many issues, and today they are sitting across. Former enemies have reduced their anger, their animosity towards each other. So healing and reconciliation is necessary, needed for the betterment of the country. In our country, we have Hindus, Muslims, Sikhs. We all need to come together, sit down, have a dialogue, start the process, take the accountability. मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं अक्सर ट्रॉमा के बारे में पढ़ाता हूँ. Some time back I was sharing in my class that when the Kashmiri Pandits ran away, the Kashmiri Muslims were celebrating and laughing. मेरी क्लास में कश्मीरी मुस्लिम लड़की है. I could see that she was very uncomfortable when I was talking. After that, जब क्लास ख़त्म हुआ वो मेरे पास आई. She said, "Sir, can I talk to you for 2 minutes?" मैंने कहा. कहती, "Sir, I was not aware of this. I'm so ashamed of myself that my parents, my family did that. What can I do for it?" मैंने कहा, "What you can do for it is that, first of all, ask your parents that what really happened and tell them that you are not going to believe in what they tell you. You also want to believe the other side, go for the other side, right?" So we need a dialogue. We need to tell the people what went wrong. जब जैसा मैं आपको बता रहा था कि कश्मीरी मुस्लिम शी वॉज अफेक्टेड, मेरी क्लास में कश्मीरी हिंदूज भी हैं. वो कभी भी जो है हाथ खड़ा करके नहीं बोलते कि सर हमारे साथ भी कुछ हुआ है. नेवर. मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप लोग तो घर छोड़ के भाग गए थे. सम ऑफ देम एक्चुअली बिकेम रेफ्यूजीज, रैन अवे, दे ग्रू अप इन कैंप्स. आप बोलते क्यों नहीं इसके बारे में? हमको फैमिली में बोला गया है कि अगर हम इससे बोलेंगे तो कश्मीरी मुस्लिम्स नाराज़ होंगे और हम वापस नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए इसके बारे में चुप रहो. मैंने कहा कि ऐसे अगर आप चुप रहे तो आपको 30 साल तो हो गए हैं ऑलरेडी, और कितने साल आप ऐसे चुप रह के वो टाइम स्पेंड करेंगे, राइट? सो ये जो कल्चर है साइलेंस का, ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा का, साइलेंस का, ये हमको स्टॉप करना है. और उसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर स्टॉप करता हूँ.